नमस्कार दोस्तों, मैं अमृत साहू और आप सभी का लक्ष्य सेवा संस्थान में हार्दिक स्वागत है। तो आइए दोस्तों, आपके लिए लेकर आया हूं हिंदी के महत्वपूर्ण टॉपिक वर्ण विचार के अति महत्वपूर्ण 80 प्रश्न, जो कि आपकी आगामी परीक्षा जैसे शिक्षक भर्ती परीक्षा, शिक्षक पात्रता परीक्षा, प्री बीएड परीक्षा, हॉस्टल अधीक्षक परीक्षा तथा व्यापम से संबंधित अन्य भर्ती परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो आइए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं और अपनी तैयारी की जांच करते हैं। तो हमारा आज का पहला प्रश्न है, कौन सा व्यंजन त वर्ग का नहीं है? कौन सा व्यंजन त वर्ग का नहीं है? तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, म। म जो है त वर्ग का नहीं है। देखिए, त वर्ग के अंतर्गत त, थ, द, ध और न, ये जो पांचों वर्ण है ता वर्ग के अंतर्गत आता है। म जो कि प वर्ग के अंतर्गत है। तो इस प्रकार हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, म। हमारा दूसरा प्रश्न है, अनुस्वार और विसर्ग शब्दों के आदि में प्रयुक्त है। अनुस्वार और विसर्ग शब्दों के आदि में प्रयुक्त है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कथन गलत है। अनुस्वार क्या होता है और विसर्ग क्या होता है? देखिए, अनुस्वार अम और विसर्ग होता है आहा। इस प्रकार अम और आहा का आदि में किसी प्रकार से प्रयोग नहीं हुआ है। इस प्रकार यह जो कथन है गलत हो जाएगा। हमारा सही आंसर होगा कथन गलत है। हमारा तीसरा सवाल है, कौन से शब्द में रा व्यंजन नहीं है? कौन से शब्द में रा व्यंजन नहीं है? तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन डी, मातृभूमि। मातृभूमि में रा व्यंजन का प्रयोग नहीं हुआ है। जैसे देखिए, मात्र में मात्र रा का प्रयोग है। मूर्धा में भी रा का प्रयोग है, मूर्धा। और क्रम में भी रा का प्रयोग है, क्रम। लेकिन मातृभूमि में री का प्रयोग है, मातृभूमि में री का प्रयोग है। इस प्रकार हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन डी, मातृभूमि। हमारा अगला सवाल है, आभ्यंतर प्रयत्न के अनुसार वर्णों के उच्चारण के मुख्य रूप से कितने भेद हैं? तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 4। आभ्यंतर प्रयत्न के अनुसार वर्णों के उच्चारण के मुख्य रूप से 4 भेद होते हैं। कौन कौन से 4 भेद हैं? पहला विवृत, दूसरा स्पृष्ट, तीसरा ईसत, विवृत, और चौथा है हमारा ईसत, स्पृष्ट। इस प्रकार आभ्यंतर प्रयत्न के अनुसार वर्णों के उच्चारण के मुख्य रूप से 4 भेद हैं। याद रखिएगा, विवृत, स्पृष्ट, ईसत विवृत और ईसत स्पृष्ट। हमारा अगला सवाल है, निम्न में दीर्घ स्वर कौन सा है? तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आ जो है दीर्घ स्वर है। बाकी जो बचे हुए हैं वो सब संयुक्त स्वर है, ओ, ए। हमारा अगला सवाल है, भाषा विज्ञान की दृष्टि से ऊ किस प्रकार का स्वर है? भाषा विज्ञान की दृष्टि से ऊ किस प्रकार का स्वर है? तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पश्च संवृत्त स्वर। हमारा सही आंसर है ऑप्शन डी,
पश संवृत्त स्वर। आपको मैं ट्रिक में बताया था पश्च स्वर, तो प उ उ मतलब छोटा उ, बड़ा उ और औ, ये क्या है? पश्च स्वर है। और संवृत्त संवृत्त उ उ। इस प्रकार हमारा आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। हमारा अगला सवाल है अनुस्वार युक्त शब्द है। अनुस्वार अनुस्वार युक्त शब्द, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अंगूर। अनुस्वार, तो अनुस्वार अनुस्वार मतलब होता है अम, और अम से अंगूर। ठीक है, हमारा अगला सवाल देखिए, ध्वनियों के मेल से बने सार्थक वर्ण समुदाय को क्या कहते हैं? सही जवाब होगा ऑप्शन सी शब्द। शब्द जो कि वर्णों सार्थक वर्णों के मेल से बने होते हैं। शब्द क्या है? वर्णों के मेल से बने होते हैं। ठीक है, ध्वनि को मेल से बने सार्थक वर्ण समुदाय को क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। हमारा अगला सवाल, निम्न स्वरों में ह्रस्व स्वर है। ह्रस्व मतलब छोटा स्वर, लघु स्वर। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए अ। अ जो कि ह्रस्व स्वर है, छोटा अ, छोटा ई, छोटा उ और री, ये क्या होता है? ह्रस्व या फिर मूल स्वर। छोटा अ, छोटा ई, छोटा उ और री, ये जो है इसी को ह्रस्व स्वर या फिर मूल स्वर कहा जाता है। हमारा अगला सवाल, अनुनासिक ध्वनि से युक्त शब्द कौन सा है? अनुनासिक अनुनासिक ध्वनि से युक्त शब्द कौन सा है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भांति। भांति जो कि अनुनासिक ध्वनि से युक्त शब्द है। अनुनासिक होता क्या है? अनुनासिक ऐसा वर्ण जिनका उच्चारण नाक तथा मुंह दोनों से हो, इसको क्या कहा जाता है? अनुनासिक वर्ण कहा जाता है। ऐसा वर्ण जिनका उच्चारण नाक तथा मुंह दोनों से हो, अनुनासिक वर्ण है। जैसे भांति, भांति। ठीक है, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भांति। अगला प्रश्न है, इनमें से अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? तो हमारा सही आंसर हो जाएगा अंतस्थ व्यंजन। सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी य। ऑप्शन सी यह हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या, अंतस्थ व्यंजनों की संख्या है 4। य, र, ल और व। ये जो चारों वर्ण हैं अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। हमारा अगला सवाल है, स्वर रहित व्यंजन को लिखते समय उसके नीचे लगाते हैं। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हलंत। हमारा अगला सवाल है, मुख के जिस भाग से जिस वर्ण का उच्चारण होता है उसे उसका उच्चारण स्थल कहा जाता है। बताइए, उ, उ, प वर्ग वर्ण का उच्चारण स्थान निम्न में से कौन सा वर्ण है? तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ओष्ठ। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन ए ओष्ठ। ओष्ठ से प वर्ग का पूरा प वर्ग अर्थात प, फ, ब, भ और म तथा उ और उ का उच्चारण होता है। हमारा अगला सवाल है, ध्वनियों के मेल से बने सार्थक वर्ण समुदाय को क्या कहते हैं? ध्वनियों के मेल से बने सार्थक वर्ण समुदाय को क्या कहते हैं? तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी शब्द। ध्वनियों के मेल से बने सार्थक वर्ण समुदाय शब्द कहलाते हैं। देखिए, हमारा अगला सवाल है,
निम्न में से हिंदी में अल्प प्राण और महाप्राण का जोड़ा नहीं है। निम्न में से हिंदी में अल्प प्राण और महाप्राण का जोड़ा नहीं है, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी क और य। क और य जो है, क और य जो है हमारा सही आंसर हो जाएगा। इसमें क जो है अल्प प्राण है और साथ में य भी अल्प प्राण है, लेकिन प्रश्न क्या कह रहा है, अल्प प्राण के साथ में दूसरा जो वर्ण है क्या होना चाहिए, महाप्राण होना चाहिए, जबकि य और क ये दोनों क्या है, अल्प प्राण ही है। यहाँ पे समझ लेते हैं अल्प प्राण क्या होता है। तो ऐसा वर्ण जिनके उच्चारण में गर्म वायु का प्रवाह कम हो, ऐसा वर्ण जिनके उच्चारण में गर्म वायु का प्रवाह कम हो। इसको याद कैसे रखें, कौन कौन सा वर्ण जो है अल्प प्राण के अंतर्गत आता है। तो देखिए इसका एक ट्रिक लिखता हूं मैं, अति पाप का अंत होता ही है। आ से हो गया, देखिए अल्प प्राण, ती से तीसरा, पा से पांचवा और पा से पहला वर्ण, और अंत मतलब देखिए अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन मतलब य र ल व, अंतस्थ व्यंजन के अंतर य र ल और व, ये चारों वर्ण, ठीक है। और ये देखिए तीसरा, पांचवा और पहला, मतलब प्रत्येक वर्ग का पहला वर्ण, तीसरा वर्ण और पांचवा वर्ण क्या होता है, अल्प प्राण होता है। और महाप्राण को समझते हैं, महाप्राण, महाप्राण, ये महाप्राण क्या होता है, ऐसा वर्ण जिनके उच्चारण में गर्म वायु का प्रवाह अधिक हो, वो महाप्राण है, ठीक है। इसका मैं ट्रिक आपको बताता हूं। दो चार जन महान प्राणी होते, महान प्राणी होते, उसने बनना चाहिए, उसने बनना चाहिए, ठीक है। देखिए दो मतलब क्या हो गया, दूसरा वर्ण, चार मतलब चौथा वर्ण, और महान प्राणी मतलब महाप्राण, उसने मतलब क्या समझे, ऊष्म व्यंजन, ठीक है। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण, और साथ में ऊष्म व्यंजन क्या होता है, ऊष्म व्यंजन जो है महाप्राण होता है, ठीक है। यहाँ जो ऑप्शन चौथा जो है डी में देखिए, ये आधा ल और ह दिख रहा है, ये केवल ह है, इसको सुधार कर पढ़ लेंगे, ये केवल क्या है, ह है, ल और ह, ठीक है। इस प्रश्न का हमारा सही आंसर क्या है, ऑप्शन बी क और य, क्योंकि अल्प प्राण और महाप्राण का जो है जोड़ा इसमें नहीं दिख रहा है, ठीक है। हमारा अगला सवाल है, एक ध्वनि या एकाधिक ध्वनियों की इकाई को जिसका उच्चारण एक झटके में होता है क्या कहते हैं। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा, हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन सी, अक्षर, ठीक है। अगला सवाल, हमारा अगला सवाल है, अनुस्वार और विसर्ग शब्दों के आदि में प्रयुक्त होते हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, कथन गलत है। देखिए अनुस्वार और विसर्ग मैं पूर्व में समझा चुका हूं आपको। अनुस्वार होता क्या है, अनुस्वार मतलब अम, अनुस्वार, अनुस्वार अम, और विसर्ग जो है अह। इन दोनों का, अम और अह का इसमें जो है प्रयोग नहीं दिख रहा है, इसलिए ये कथन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। हमारा अगला सवाल है, रचना के अंतर्गत क्या आता है, रचना के अंतर्गत क्या आता है, सही विकल्प चुनिए। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रचना के अनुसार अर्थ, भावार्थ और व्याख्या, ठीक है, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। हमारा अगला सवाल है, ओष्ठ की स्थिति के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2। ओष्ठ की स्थिति के आधार पर स्वर के दो भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो अवृत्तमुखी पहला है हमारा, अवृत्तमुखी, और दूसरा है वृत्तमुखी, वृत्तमुखी। देखिए अवृत्तमुखी के अंतर्गत कौन कौन सा वर्ण आता है, तो छोटा अ, छोटा ई, बड़ा ई, ए और ए, ये क्या है, अवृत्तमुखी है। और वृत्तमुखी के अंतर्गत उ, ऊ, ओ और औ। इस प्रकार ओष्ठ की स्थिति के आधार पर यदि स्वर के भेद पूछे तो दो भेद बताइएगा, पहला अवृत्तमुखी और दूसरा जो है वृत्तमुखी। हमारा अगला सवाल है, हिंदी व्यंजन ध्वनियों में 4 अंतस्थ व्यंजन है, 4 अंतस्थ व्यंजन। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा
सही आंसर होगा हमारा जो है ऑप्शन सी, य र ल व। ये जो है अंतस्थ व्यंजन है। हिंदी में अंतस्थ व्यंजनों की संख्या आपसे पूछा जाए तो अंतस्थ व्यंजनों की संख्या होती है 4। यरलव करके पढ़ दीजिएगा। हमारा अगला सवाल है, स ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? स ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तालु। अब देखिए मैं इसको कैसे हमको याद करना है, तो तालु से देखिए, तालु से कौन कौन से वर्ण का उच्चारण होता है? तो सबसे पहले याद रखिएगा च वर्ग, च वर्ग, ठीक है, च, छ, ज, झ, य, ठीक है, च, छ, ज, झ, य, ठीक, च, छ, ज, झ, य और स, इतने का उच्चारण जो है तालु से होता है, ठीक है। अगला सवाल है हमारा, तालव्य ध्वनि नहीं है। तालव्य ध्वनि नहीं है, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा, अभी मैंने आपको बताया इसमें तालव्य ध्वनि नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अड़ा, ठीक है। तालव्य में पूरा च वर्ग, च, छ, ज, झ, य और या और सा, ठीक है, तो नहीं है पूछा है तो अड़ा, ठीक है। ये जो अड़ा है, ये जो अड़ा जो है टा वर्ग के अंतर्गत आता है, टा वर्ग, ठीक है, ट, ठ, ड, ढ, अड़ा, और इसका उच्चारण जो स्थल जैसे आपको पूछा जाएगा तो उच्चारण स्थल होगा मूर्धा, ठीक है। आगे देखिए हमारा अगला सवाल है, संयुक्त व्यंजन निम्नलिखित वर्ण में है। संयुक्त व्यंजन निम्नलिखित वर्ण में है, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, त्रा। त्रा जो है संयुक्त व्यंजन है। ये जो त्रा है, अच्छा, हिंदी में संयुक्त व्यंजनों की संख्या होती है 4। हिंदी में संयुक्त व्यंजनों की संख्या होती है 4। कौन कौन सा? छत्री के अक्षा, त्रिशूल का त्रा, ज्ञानी का ज्ञा और श्रवण का श्रा। तो यहाँ पे देखिए त्रा जो है त धन र से मिल करके बना है, ठीक है। तो इस प्रकार हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, त्रा। हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा पश्च स्वर है? निम्नलिखित में से कौन सा पश्च स्वर है? तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन सी, उ। उ जो है क्या है? पश्च स्वर है, ठीक है। उ पश्च, इसको मैंने आपको एक ट्रिक के माध्यम से समझाया था, पौवो करके रटना है। पश्च स्वर में उ, उ, ओ और औ, ये जो 4 वर्ण है, ठीक है, पश्च स्वर के अंतर्गत आता है। हमारा अगला सवाल है, व्यंजन ध्वनियाँ किसके मेल से बनती है? व्यंजन ध्वनियाँ किसके मेल से बनती है? तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्वर व्यंजन के मेल से, ठीक है। हमारा अगला सवाल है, भिन्न भिन्न स्वरों के मेल से जो स्वर उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? तो हमारा सही आंसर हो जाएगा, भिन्न भिन्न स्वरों के मेल से जो स्वर उत्पन्न होता है उसे हम कहते हैं संयुक्त स्वर, ठीक है। हमारा सही आंसर हो गया ऑप्शन ए, संयुक्त स्वर, ठीक है। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा व्यंजन स्पर्श संघर्षी है? निम्न में से कौन सा व्यंजन स्पर्श संघर्षी है? तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन ए, ज। ज क्या है? स्पर्श संघर्षी व्यंजन है, ठीक है। अगला सवाल है, अगला सवाल, उत्क्षिप्त व्यंजन छांटिए। उत्क्षिप्त व्यंजन छांटिए, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ढा। उत्क्षिप्त व्यंजनों की संख्या देखिए, हिंदी में उत्क्षिप्त व्यंजन, इसी को द्विगुण व्यंजन भी कहा जाता है। द्विगुण व्यंजन, उत्क्षिप्त व्यंजन या फिर द्विगुण व्यंजन, और इसकी संख्या है 2। एक तो ये अढ़ा हो गया और अड़ा हो गया, ठीक है। हमारा अगला सवाल है, प्र में पूर्ण वर्ण है। प्र में पूर्ण वर्ण है, तो हमारा सही आंसर होगा, हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, र, ठीक है, प्र। हमारा अगला सवाल, पक्षी में कितने व्यंजन वर्ण हैं?
देखिए पक्षी में कितने व्यंजन वर्ण हैं, तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 3 व्यंजन वर्ण। देखिए पक्षी हम लिखेंगे तो पक्षी को कैसे लिख सकते हैं, ठीक है, प धन अ धन क धन सा, ठीक है, धन बड़ाई, ठीक है। तो इसमें हमसे क्या पूछा गया है, व्यंजन वर्ण पूछा गया है। तो व्यंजन वर्ण में देखिए एक ये है प और ये क और ये सा, ये तीनों क्या है, व्यंजन वर्ण है। बाकी अ और ये जो ई है, अ और ई क्या है, स्वर वर्ण है। तो व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी हो जाएगी, 3, ठीक है। हमारा अगला सवाल है, अड़ा और अढ़ा को कहा जाता है, अड़ा और अढ़ा को कहा जाता है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विकसित वर्ण, ठीक है। ये जो है विकसित वर्ण होता है। अड़ा और अढ़ा क्या है, एक विकसित वर्ण है, याद रखिएगा। हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में से पार्श्विक ध्वनि कौन सी है, निम्नलिखित में से पार्श्विक ध्वनि, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ल। ल जो है क्या है, पार्श्विक ध्वनि है। हमारा अगला सवाल, व वर्ण है, व वर्ण है, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दंतोष्ठ्य। व का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है, दंतोष्ठ्य से होता है, ठीक है, याद रखिएगा, दंतोष्ठ्य। हमारा अगला सवाल, जिह्वा के आधार पर स्वर के कितने प्रकार होते हैं, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 3। जिह्वा के आधार पर स्वर के 3 प्रकार हैं। पहला अग्रस्वर, अग्रस्वर, दूसरा मध्य स्वर और तीसरा है पश्च स्वर। जिह्वा के आधार पर स्वर के 3 प्रकार, याद रखिएगा। अगला सवाल, वर्णों को क्रम पूर्वक अलग करना कहलाता है, तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है, वर्ण विच्छेद। वर्णों को क्रम पूर्वक अलग करना कहलाता है वर्ण विच्छेद। अगला सवाल, काकल्य वर्ण कौन सा है, काकल्य वर्ण कौन सा है, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हा क्या होता है, काकल्य वर्ण होता है। अब देखिए काकल्य क्या होता है, काकल्य, काकल्य वर्ण, ये जो काकल्य वर्ण है होता क्या है, जिस व्यंजन ध्वनि के उच्चारण में मुख गुहा खुली रहती है और वायु बंद कंठ को झटके से खोलकर बाहर निकलती है, उसे क्या कहा जाता है, काकल्य वर्ण कहा जाता है। एक बार और सुन लीजिए, जिस व्यंजन ध्वनि के उच्चारण में मुख गुहा खुली रहती है, मुख गुहा खुली रहती है, मुख गुहा खुली रहती है और वायु बंद कंठ को झटके से खोलकर बाहर निकलती है, ठीक है, उसी को क्या कहा जाता है, काकल्य वर्ण कहा जाता है। हमारा अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा व्यंजन पार्श्विक है, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, ला। ला क्या है, पार्श्विक व्यंजन है, याद रखिएगा, ठीक है। हमारा अगला सवाल, र का विवरण है, र का विवरण है, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है, वत्स, लुंठित, सघोष, अल्प प्राण व्यंजन, ठीक है। अगला सवाल है, सघोष वर्ण कौन सा है, सघोष वर्ण कौन सा है, तो ऑप्शन सी, ऑप्शन सी जो है क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा ऑप्शन सी, सघोष वर्ण ब, ठीक है। अगला सवाल देखिए, निम्न में से कौन सा वर्ण अघोष है, अघोष वर्ण, निम्न में से कौन सा वर्ण अघोष वर्ण है, तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन ए, च। मैंने इसका ट्रिक बताया था आपको, सघोष और अघोष को कैसे याद रखना है। तो सघोष वर्ण अर्थात घोष वर्ण, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण, सभी स्वर और अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन तथा ह, ये सब क्या होता है, ये सब जो है घोष वर्ण होता है, घोष, ठीक है, ये सब क्या है, घोष वर्ण है। इसके बाद जो भी बच गया वो सब क्या होगा, अघोष वर्ण होगा। तो यहाँ पे हमको क्या बताना है, अघोष वर्ण बताना है। देखिए
प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा तो घोष वर्ण हो गया। अब हमको अघोष बताना है तो क्या बच गया, प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा। तो देखिए पहला वर्ण च, ठीक है, च क्या है, पहला वर्ण है। च वर्ग का पहला वर्ण क्या है, च। च और छ क्या है, अघोष वर्ण है। बाकी ज, झ, य ये सब क्या है, ये सब घोष वर्ण है। ठीक है, तो इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए च। हमारा अगला सवाल है, सभी महाप्राण वर्णों का समूह है। अभी मैंने आगे आपको समझाया, इसका सही आंसर हो जाएगा सभी महाप्राण वर्णों वाला समूह जो है, सभी महाप्राण वर्णों वाला समूह हो जाएगा ऑप्शन ए ख, छ और ठ। ठीक है, अगला सवाल है हमारा, निम्न में अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है। अभी मैंने जस्ट आपको बताया निम्न में अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ग। ठीक है, अल्प प्राण। ठीक है, अति पाप का अंत, अति पाप का अंत होता ही है। ठीक है, इसका ट्रिक है, आ से हो गया अल्प प्राण, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, पांचवा और पहला। जैसे देखिए क वर्ग में, क वर्ग में क्या होगा, क वर्ग में हो जाएगा क, ख, ग, घ, अंगा। तो पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण, तो देखो ये तीसरे नंबर पे आ गया ग। ठीक है, इस प्रकार उसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ग हो जाएगा। इसके बाद देखिए हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में से नासिक के व्यंजन नहीं है। नासिक के व्यंजन नहीं है, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा थ, ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी जो है क्या है, नासिक के व्यंजन नहीं है। नासिक मतलब प्रत्येक वर्ग का पांचवा वर्ण क्या होता है, नासिक के होता है। जैसे क, ख, ग, घ, अंगा, च, छ, ज, झ, य, ट, ठ, ड, ढ, अण, त, थ, द, ध, न और प, फ, ब, भ, म। देखिए नासिक के व्यंजनों की संख्या पूछा जाएगा तो 5 तो याद रखिएगा। पांचों जो है क्या है, प्रत्येक वर्ग का जो पांचवा पंचमाक्षर, इसको पंचमाक्षर भी कहा जाता है और नासिक के व्यंजन भी कहा जाता है। ठीक है, इसका जो उच्चारण स्थल है क्या है, नासिक के है, नासा, नाक। ठीक है, हमारा अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित व्यंजनों में से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है। निम्नलिखित व्यंजनों में से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सा। सा जो है संयुक्त व्यंजन नहीं है। ठीक है, सा क्या है, ऊष्म व्यंजन है। हमारा अगला सवाल है, संयुक्त व्यंजन ज्ञ बनता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ज, धन, य। ज, धन, य के संयोग से ज्ञ बनता है, याद रखिएगा, ज, धन, य बराबर ज्ञ। हमारा अगला सवाल है, छ वर्ण किसके योग से बनता है, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए क, धन, षटकोण का स। क, धन, षटकोण का स बराबर हो जाएगा छ। ठीक है, हमारा अगला सवाल है, इनमें से ऊष्म व्यंजन नहीं है। इनमें से ऊष्म व्यंजन नहीं है, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ला। ला जो है क्या है, ला जो व्यंजन है पार्श्विक है। ला जो व्यंजन है क्या है, ला पार्श्विक व्यंजन है, याद रखिएगा, ला क्या है, पार्श्विक व्यंजन है। हमारा अगला सवाल, निम्न में अर्धस्वर कहलाता है। निम्न में अर्धस्वर कहलाता है, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए या क्या है, अर्धस्वर है। देखिए अर्धस्वर, तो अर्धस्वर में आप याद रखना अर्धवय करके रख देना, व और या क्या है, अर्धस्वर है। ठीक है, हमारा अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा अंतस्थ व्यंजन है। अंतस्थ व्यंजन, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ला। ठीक है, अंतस्थ व्यंजन कौन सा होगा, ला हो जाएगा। देखिए अंतस्थ व्यंजन, तो अंतस्थ व्यंजन की संख्या कितनी होती है, 4 होती है, य, र, ल और व। य, र, ल और व क्या है, यरलाव कर पढ़ देना, अंतस्थ व्यंजन। ठीक है, हमारा अगला सवाल, निम्नलिखित में ओष्ठ ध्वनि नहीं है। निम्नलिखित में ओष्ठ ध्वनि
नहीं है। तो याद रखिएगा ओष्ठ ध्वनि, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए चा। चा का उच्चारण स्थल क्या होता है? तालु होता है। चा का उच्चारण स्थल क्या होता है? तालु। ठीक है, हमारा अगला सवाल देखिए, निम्न में ओष्ठ्य वर्ण कौन सा है? ओष्ठ्य वर्ण, ठीक है, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी उ। उ क्या है? ओष्ठ्य वर्ण है। देखिए ओष्ठ के अंतर्गत मैंने आपको पहले भी बता दिया है, ओष्ठ के अंतर्गत पूरा पूरा प वर्ग, ठीक है, और उ और उ। उ और उ क्या है? ओष्ठ वर्ण है। ठीक है, प वर्ग में जैसे प फ ब भ म। हमारा अगला सवाल, उच्चारण स्थान की दृष्टि से कौन सा विकल्प शुद्ध है? उच्चारण स्थान की दृष्टि से कौन सा विकल्प शुद्ध है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सा दंत्य। ठीक है, सा का उच्चारण कहाँ से होता है? दांत से। बाकी सब क्या है? गलत है। देखिए ये जो सा है, सा क्या है? टा वर्ग के अंतर्गत है। और ये शक्कर वाला सा किसके अंतर्गत? शक्कर वाला सा चा वर्ग के अंतर्गत। ठीक है, और ये जो चा है, चा जो है तालु के अंतर्गत। बाकी ये जो सा जो है, सा किससे? तो दंत से, दंत्य। ठीक है, ये सही है। हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा मूर्धन्य ध्वनि नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन मूर्धन्य ध्वनि नहीं है? तो मूर्धन्य नहीं है अढ़ा। ठीक है, अढ़ा क्या है? उच्छिप्त और द्विगुण व्यंजन। ठीक है, हमारा अगला सवाल है, य का उच्चारण स्थान है? तो य का उच्चारण स्थान हमारा हो जाएगा सही आंसर डी। य का उच्चारण स्थान कहाँ से? तालु से होता है। य का उच्चारण कहाँ से? तालु से। याद रखिएगा, ठीक है, पूरा पूरा तालु से उच्चारित एक तो चा वर्ग होता है, चा वर्ग, छोटा ई, बड़ा ई, या और शक्कर का सा, इतने का जो उच्चारण है कहाँ से होता है? तालु से। ठीक है, हमारा सही आंसर हो गया ऑप्शन डी तालु। हमारा अगला सवाल है, सा का उच्चारण स्थल है। अभी मैंने आपको बताया सा का उच्चारण स्थल कहाँ से होगा? तालु से होगा। ठीक है, हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी तालु। हमारा अगला सवाल, निम्न में कंठ्य वर्ण है? निम्न में से कंठ्य वर्ण है? तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी आ, ह और विसर्ग। देखिए कंठ्य क्या होता है? कंठ्य वर्ण जो है, कंठ्य के अंतर्गत पूरा क वर्ग, क वर्ग मतलब क ख ग घ अंगा। ठीक है, फिर आ वी मतलब विसर्ग। ठीक है, और हा, इतना जो है कर्ण से उच्चारित होता है। याद रखिएगा, क वर्ग, आ विसर्ग और हा। ठीक है, हमारा अगला सवाल है, उच्चारण स्थान की दृष्टि से हिंदी में अ और आ स्वर है? तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कंठ्य। अभी मैंने आपको बताया। ठीक है, हमारा अगला सवाल देखिए, हिंदी की अग्र आवृत्ताकार स्वर संवृत्त स्वर ध्वनि है? ठीक है, हिंदी की अग्र अवृत्ताकार संवृत्त स्वर ध्वनि है, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ई। ठीक है, हमारा अगला सवाल देखिए, जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है वे है? तो हमारा सही आंसर हो जाएगा, केवल मुख से निकले तो निर्नुनासिक। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन डी निर्नुनासिक। देखिए निर्नुनासिक क्या है? ऐसा वर्ण जिनका उच्चारण केवल मुंह से हो, क्या कहलाता है? निर्नुनासिक। और अनुनासिक क्या? ऐसा वर्ण जिनका उच्चारण जो है नाक और मुख दोनों से हो। ठीक है, वो क्या कहलाता है? अनुनासिक। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा है केवल मुख से, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी निर्नुनासिक। ठीक है, हमारा अगला सवाल है, मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? ठीक है, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। मात्रा के आधार पर
स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो मात्रा के आधार पर स्वर के कितने प्रकार हैं? 3 प्रकार। याद रखिएगा, मात्रा के आधार पर स्वर के कितने प्रकार? 3 प्रकार। ठीक है, कितने प्रकार? 3 प्रकार। अगला सवाल देखिए, ओ औ किस प्रकार के वर्ण है? ओ और औ जो है किस प्रकार के वर्ण है? तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कंठोस्य। ठीक है, ओ और औ कौन सा? कंठोस्य प्रकार के वर्ण है। हमारा अगला सवाल, मात्रा स्वर को क्या कहते हैं? मात्रा स्वर को क्या कहते हैं? तो मात्रा स्वर को हम जो है समरूप कहते हैं, गेफिम। ठीक है, हमारा प्रश्न था मात्रा स्वर को क्या कहते हैं? तो मात्रा स्वर को समरूप या फिर ग्रेफिम कहा जाता है। समरूप या फिर ग्रेफिम कहा जाता है, याद रखिएगा। हमारा अगला सवाल है, स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय को क्या कहते हैं? स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय को हम मात्रा कहते हैं। ठीक है, हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मात्रा। ठीक है, हमारा अगला सवाल, अनुनासिक स्वर वाला शब्द है। अनुनासिक स्वर वाला शब्द जो है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पाँव। अनुनासिक स्वर वाला जो है शब्द है पाँव। ठीक है, हमारा अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर कंठ तालव्य है? तो हमारा सही जवाब होगा, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर कंठ तालव्य है? तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए। देखिए, ए जो है एक क्या है? संयुक्त स्वर है। और ए कौन कौन से स्वर से मिलकर के बना है? आ धन ई। देखो, आ का उच्चारण स्थल कंठ से और ई का उच्चारण कहाँ से होता है? तालु से। तो दोनों का संयुक्त रूप क्या है? ए है। तो कंठ और तालु को मिला दे तो क्या हो जाएगा? कंठ तालव्य हो जाएगा। इस प्रकार हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए। हमारा अगला सवाल है, अर्ध विवृत स्वर है। अर्ध विवृत स्वर है, तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, ए। ठीक है, हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर संवृत है? तो हमारा सही आंसर हो जाएगा, हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन सी, ई। ई क्या है? एक संवृत स्वर, संवृत स्वर है। ये हमारा सही आंसर हो गया ऑप्शन सी, ई। ठीक है, अगला सवाल है, भाषा विज्ञान की दृष्टि से उ किस प्रकार का स्वर है? भाषा विज्ञान की दृष्टि से उ किस प्रकार का स्वर है? तो हमारा सही आंसर हो जाएगा पश्च संवृत स्वर, ऑप्शन डी। ठीक है, हमारा अगला सवाल, प्लुत स्वर कौन सा है? प्लुत स्वर कौन सा है? तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ओम। प्लुत स्वर क्या है? तो ऐसा स्वर जिनके उच्चारण में तिगुना स्वर लगता हो, ऐसे स्वर को प्लुत स्वर कहा जाता है। ठीक है, त्रिमात्रिक स्वर क्या है? प्लुत स्वर है। ठीक है, हमारा अगला सवाल, सभी स्वर होते हैं। सभी स्वर होते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सभी स्वर क्या? अल्प प्राण होते हैं, मैंने आगे आपको बताया। हमारा अगला सवाल है, एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? ठीक है, एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शब्द। एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहा जाता है? शब्द कहा जाता है। ठीक है, अगला सवाल है, हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती है? तो हमारा सही आंसर हो जाएगा, हिंदी में ध्वनियाँ जो है 2 प्रकार की होती है। ठीक है, स्वर और व्यंजन। हिंदी में ध्वनियाँ, ध्वनि मतलब वर्ण, और वर्ण के कितने प्रकार हैं? वर्ण के या फिर ध्वनि के 2 प्रकार हैं, एक तो स्वर और दूसरा व्यंजन। ठीक है, स्वर और व्यंजन। ठीक, हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा संघर्षी व्यंजन है? तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, स। स क्या है? संघर्षी व्यंजन है। हमारा अगला सवाल, व्यंजन और स्वर के संयुक्त रूप को क्या कहते हैं? व्यंजन और स्वर के संयुक्त रूप को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अक्षर
व्यंजन और स्वर के संयुक्त रूप को अक्षर कहा जाता है। हमारा अगला सवाल, हिंदी भाषा में कितने स्वर होते हैं? हिंदी भाषा में कितने स्वर होते हैं? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 11 स्वर। हिंदी भाषा में स्वरों की संख्या कितनी है? यदि आपको यहाँ पे पूछा जाए मूल स्वर, तो मूल स्वर हो जाएगा 4, छोटा अ, छोटा ई, छोटा उ और री। ये क्या है? ये जो 4 जो वर्ण है यही मूल स्वर है। ठीक है, और ऐसे आपको पूछा जाए हिंदी भाषा में कितने स्वर होते हैं, तो 11 स्वर लगाइएगा। ठीक है, एक चीज़ और याद रखिएगा, अम और अहा को शामिल करने लेने पर स्वरों की संख्या कितनी होती है? तो याद रखिएगा, अम और अहा को शामिल कर लेने पर स्वरों की संख्या 13 हो जाती है। हमारा अगला सवाल है, नीचे दिए गए में से सही विकल्प को चुनिए। एक निर्देश दिया गया है और उसमें 4 ऑप्शन दिया गया है। चारों ऑप्शन में कौन सा जो है विकल्प सही है, इसको हमको छांटना है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। देखिए, ये जो सी ऑप्शन है ये हमारा सही आंसर है। ठीक है, चक्की, चक्की जो है च आधा क मिले की, चक्की। तो ये हो जाएगा च धन अ धन क धन क धन बड़ाई बराबर क्या हो जाएगा? चक्की हो जाएगा। ठीक है, हमारा अगला सवाल, भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई है। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई है, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए शब्द। शब्द क्या होता है? भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई होता है। हमारा अगला सवाल है, भाषा की सबसे छोटी इकाई है। भाषा की सबसे छोटी इकाई है, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वर्ण। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? वर्ण होती है। हमारा अगला सवाल, अभ्यंतर प्रयत्न के अनुसार वर्णों के उच्चारण के मुख्य रूप से कितने भेद हैं? ठीक है, इसको मैं आपको पूर्व में भी बता चुका हूँ, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 4। ठीक है, हमारा अगला सवाल, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या होती है 33, अर्थात हमारा सही आंसर हो गया ऑप्शन सी। ठीक है, इस प्रकार हमने आज जो है वर्ण विचार, ठीक है, वर्ण विचार से कुल 80 प्रश्नों का हमने अध्ययन किया। संभवतः हमारा यह वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। यदि पसंद आया होगा तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर जरूर करेंगे, ताकि मैं आपको ऐसे बहुत सारे वीडियो आप तक पहुंचाते रहूँगा।